हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं सारे चैप्टर्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के पार्ट 2 के कंसेप्ट। इससे पहले हमने हीट ट्रांसफर को पढ़ा है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ और उसके कंसेप्ट, उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है कि बहुत ही एक बेसिक सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही फंडामेंटल एक लॉ है। क्या कह रहा है जीरोथ लॉ? अच्छा, जीरोथ लॉ को समझने से पहले हम समझेंगे थोड़ा हीट एक्सचेंज के बारे में। किसके बारे में? हीट एक्सचेंज के बारे में। तो हमें क्या पता है कि हीट एक्सचेंज कब पॉसिबल है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। सपोज ये ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज या फिर हीट ट्रांसफर कब पॉसिबल है? जब दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे है, राइट। अगर दोनों की सेम टेम्परेचर होगी तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। दोनों अलग अलग टेम्परेचर में है तो हीट ट्रांसफर होगा। अब हीट ट्रांसपोर्ट किस तरफ होगा? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के तरफ, ठीक है। तो हॉट ऑब्जेक्ट मैं सपोज करता हूं ए हॉट है, बी कोल्ड है, तो हीट ट्रांसफर जो होगी वो हॉट से कोल्ड होगी, राइट। हॉट से कोल्ड की तरफ होगी। ओके, अब देखो बात करते हैं कि जब ये हीट एक्सचेंज चल रहा है तो क्या हो रही है हॉट ऑब्जेक्ट में? क्या हो रही है हॉट ऑब्जेक्ट में? क्या हो रही है कि जब एक्सचेंज हो रहा है तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है जितनी भी, अब हॉट से वो धीरे धीरे कोल्ड हो रही है। मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? कम होते जा रही है। इंटरनल एनर्जी जो है डिक्रीज होते जा रही। डिक्रीज कब हो रही है? जब ये धीरे धीरे कोल्ड हो रही है, ठीक है। एनर्जी डिक्रीज हो रही है, राइट। कब? जब हीट एक्सचेंज चल रहा है तब। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या हो रही है? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो एक कुछ पॉइंट आएगा जब दोनों की टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगी। मतलब हीट ट्रांसफर या फिर हीट एक्सचेंज, जो हीट एक्सचेंज हो रहा था वो अब नहीं होगा, राइट। उस केस में हम इसे कहेंगे क्या? कि दिस टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम को कौन डिटरमाइन करेगा? कौन बताएगा कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं? हमें पता कैसे चल रहा है कि हीट एक्सचेंज हो रहा है या नहीं? जब टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट एक्सचेंज होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों की टेम्परेचर जो है वो सेम टेम्परेचर हो जाएगी, ठीक है। तब हम कहेंगे क्या? दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये था हीट एक्सचेंज के बारे में। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हो जिसे हम एडियाबेटिक वॉल से सेपरेट कर रखे। अच्छा, ये एडियाबेटिक वॉल मतलब क्या है? कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। एडियाबेटिक वॉल मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो वॉल है, जो दीवार है, इसमें से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एडियाबेटिक वॉल डज नॉट अलाउ एनी हीट ट्रांसफर, नो हीट एक्सचेंज, ठीक है। ये कौन? एडियाबेटिक। अब आता है दूसरा कि दो सिस्टम रखी गई है, एक है ए, एक है बी। दोनों का सेपरेट किया गया है किससे? एडियाबेटिक वॉल से, ठीक है। और ये भी पूरा का, और एक सिस्टम रखी गई है सी, जो कि एक डायाथर्मिक वॉल से सेपरेटेड है। डायाथर्मिक वॉल मतलब हीट ट्रांसफर इज अलाउड, हीट एक्सचेंज इज अलाउड, मतलब हीट एक्सचेंज हो सकता है। अब देखो कॉमन सेंस क्या कहता है कि ए और बी अगर एक दूसरे से सेपरेट किया गया है बाय डायथर्मिक वॉल, सॉरी एडियाबेटिक वॉल, मतलब इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ए और सी के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है और बी और सी के बीच में भी हीट एक्सचेंज हो रहा है, बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय ए डायथर्मिक वॉल।
ओके, अब ये जो तीनों मिला के जो एक सिस्टम है, इसको भी एक एडियाबेटिक वॉल से सेपरेट किया गया है फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज यहां पे नहीं हो रहा है, किसी भी पूरे इस सिस्टम में सराउंडिंग से कोई हीट का लेना देना नहीं चल रहा है। ओके, तो हमें क्या समझ में आया कि तीन सिस्टम है, ए बी जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड है, और सी एक सिस्टम है जो कि दोनों से क्या है, जुड़ा हुआ इन द सेंस कि हीट एक्सचेंज हो पा रहा है। तो अब जीरोथ लॉ ये कहता है कि अगर ए is in thermal equilibrium with C, A is in thermal equilibrium with C का मतलब है A और C की अगर टेम्परेचर सेम है, मतलब इसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है मतलब कि हीट एक्सचेंज जितना होना था वो हो चुका, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, ठीक है। एंड B is also in thermal equilibrium with C, तब क्या देखा जा रहा है, इसके बाद जब ऑब्जर्व किया गया तो ये पता चला कि A is also in thermal equilibrium with B and A और B both are in thermal equilibrium। मतलब A अलग से C से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B अलग से C से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो देखा जा रहा है कि A और B दोनों ही आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस चैप्टर में पूरा डूबने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को ध्यान में रखना होगा, राइट। तो जैसे हमारे पास ये तीन पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जैसे कि सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो पहली बात तो सिस्टम क्या है, एक सिस्टम हम कब कहते हैं, देखो हमने जब रोटेशनल मोशन पढ़ा था तब भी हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को जाना था। मतलब एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक जगह पे जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ है, उसे हम कह रहे थे क्या, सिस्टम। तो कुछ इसी टाइप का है कि एक मैक्रोस्कोपिक ग्रुप और मैक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स लाइक एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसकी एक डेफिनेट प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे क्या, सिस्टम, राइट। इस ग्रुप की एक डेफिनेट टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अदर इसकी क्वांटिटीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक सिस्टम कहेंगे। और सराउंडिंग क्या हो जाएगी, इस सिस्टम के कुछ भी बाहर जो होगी वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग, ठीक है। तो देखो इस थर्मोडायनेमिक्स में के चैप्टर में हम कुछ इस तरह का सिस्टम को कंसीडर करेंगे। अगर हम गैस, अच्छा ये सिस्टम लेकिन तीनों टाइप की हो सकती है, तीनों मैटर में, मैटर की तीनों स्टेट्स में ये हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जनरली थर्मोडायनेमिक्स में इस चैप्टर में हम गैस के बारे में जान रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स मतलब गैस के ऊपर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, जो थर्मल हीट एक्सचेंज के बारे में जो फिजिक्स है, जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो हीट एक्सचेंज के ऊपर या फिर थर्मल प्रॉपर्टीज का फ्लो, थर्मल फ्लो के ऊपर जो हम पढ़ रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं क्या, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यहां पे हम कब किसकी बात करेंगे, गैसियस मैटर या फिर गैसियस स्टेट की बात करेंगे, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स के पूरे चैप्टर में हम जो एक कंसीडर करके रखेंगे ना, वो ये पिस्टन एंड ये वाला सिस्टम हम कंसीडर करेंगे। पिस्टन मतलब क्या होता है, देखो ये रही इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, ठीक है, और इसे हमने आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट का मतलब होता है क्या, आइसोलेट का मतलब होता है कि सराउंडिंग से इसे हमने अलग करके रखा है, ठीक है। इसके प्रेशर को हम इस पिस्टन को लाइक ऊपर नीचे मूव करके इसकी प्रेशर को घटा या बढ़ा सकते हैं। साइमल्टेनियसली इसकी वॉल्यूम या फिर इसकी टेम्परेचर भी वैसे चेंज हो सकते हैं। टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हम इसे नीचे से हीट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने एक इस तरह का एक सिस्टम हमने बना रखा है, और इसी का आगे हम बहुत सारा यूज करने वाले हैं इस टाइप के सिस्टम का, ठीक है। तो अब देखो सिस्टम को क्या कैसे कहेंगे कि ये जो पिस्टन के अंदर जो गैस है ना, इसे हम मान लेंगे क्या, सिस्टम। इसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और बाहर की दुनिया क्या है, उसे हम कहेंगे क्या, सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग का जानना या फिर सिस्टम एंड सराउंडिंग का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिस्टम का सराउंडिंग से ऐसे हमने अलग कर रखा है कि इससे कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई भी यहाँ पे कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का या फिर कोई भी प्रॉपर्टी का एक्सचेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है। ये होती है
सिस्टम एंड सराउंडिंग। समझ में आ गई बात करते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की। तो एक सिस्टम की जो वेरिएबल क्वांटिटीज है, जैसे कि इसकी प्रेशर, राइट, जिसे हम घटा या बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम, राइट, टेम्परेचर, ये सब क्या हो जाती है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये भी क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। लेकिन एंट्रोपी या फिर इंटरनल एनर्जी को हम प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हैं। आई होप ये तीन टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, यानी कि जो एक सिस्टम अंडरगो करेगी सम प्रोसेस। इस टाइप के कुछ प्रोसेसेस यहां पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, और इसके अलावा भी एक होती है जैसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये प्रोसेसेस, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो ये वो प्रोसेस है जब एक सिस्टम को हीट किया जा रहा है, राइट, उसको सराउंडिंग के साथ, ये कोई सिस्टम है, ठीक है, इसको हमने बाहर से, सर अभी आप बोलोगे कि सर इसके पहले आपने कहा था कि सिस्टम और सराउंडिंग का कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमने ये डिजाइन इस तरह से किया है कि सिस्टम और सराउंडिंग का कोई लेना देना नहीं हो, बट फिर भी यहाँ पे हमने एक लेयर ऐसा बनाई है जो इसके नीचे है, जिससे क्या है, इसमें हीट ट्रांसफर हो सकती है। मतलब यहाँ पे मैंने एक गैस बर्नर रखा है, और इस गैस बर्नर और अंदर में क्या है, सिस्टम में कोई गैस है, ठीक है। तो अगर मैं ये हीट करूंगा तो ये ऑब्वियसली गैस में कुछ चेंजेस आएंगी, राइट। तो यही जो चेंजेस है, यही जो प्रोसेस है, इसके बारे में हम समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है कि जो भी गैस में चेंजेस आ रही है, जो भी प्रोसेस हो रही है, उसमें क्या है, टेम्परेचर जो है वो अगर कांस्टेंट रहता है, मतलब जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल थी तीन, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जिसमें से प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, बट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या समझ सकते हैं कि पीवी इक्वल्स टू आर टी होती है, हमें पता है पीवी इक्वल्स टू आर टी फॉर 1 ग्राम ऑफ और 1 मोल ऑफ गैस के लिए, राइट। पीवी इक्वल्स टू, दैट इज द गैस इक्वेशन, ये हम जानते हैं, पीवी इक्वल्स टू आर टी। तो अगर टी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो पी एंड वी इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये हम जान सकते हैं इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन और इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो बट टेम्परेचर चेंज ना हो, उसे हम कहेंगे क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो रही है कि तीनों ही चेंज हो सकती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों ही चेंज हो सकती है, लेकिन कोई हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होगा। हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, ठीक है, हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। ओके, इस तरह का अगर कोई प्रोसेस हो जहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर भले ही चेंज हो रहा हो, लेकिन हीट जो है वो चेंज नहीं, हीट एक्सचेंज फ्रॉम द सराउंडिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। इस तरह के हम कहेंगे क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो हमने जीरोथ लॉ में भी समझा था कि एडियाबैटिक वॉल से जब हम किसी चीज को, दो सिस्टम को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब उसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। ओके, अब बात करते हैं अगर इस टाइप का, अगर ऐसा एडियाबैटिक प्रोसेस हो, तो उस केस में हम लिखते हैं पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये गामा क्या है, वही कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, दैट इज सीपी बाई सीवी हम लिख सकते हैं, राइट। इसे हम दिए थे नाम गामा, सीपी बाई सीवी को हमने गामा नाम रखा था। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखो, टी वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है।
टी वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसे हम एडियाबेटिक के केसेस में लिख सकते हैं। ओके, एडियाबेटिक समझ आया और आइसोथर्मल समझ आया। अब ये देखो आइसोथर्मल प्रोसेस कब पॉसिबल है, जब कोई प्रोसेस बहुत ही स्लो चल रहा हो, वेरी स्लो प्रोसेस हो, तब इसे हम आइसोथर्मल उस केस में पॉसिबल हो सकता है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? क्विक प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल में हम लिख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। मतलब ये प्रोसेस, मेल्टिंग मतलब पूरा मेल्ट हो जाना नहीं, जब मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है, फिर जब मेल्ट हो रही है, ठीक है, या फिर जब बॉयल हो रही है, तो उस केस में क्या है, मेल्टिंग के टाइम पे वो क्या हो रही, सॉलिड से लिक्विड बन रही है। एक आइस क्या है, सॉलिड से लिक्विड जा रही है। लेकिन इस स्टेट में ये जो पूरे प्रोसेस हो रही है मेल्टिंग की, इसमें उसकी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहती है, राइट। क्योंकि हमने पढ़ा था लैटेंट हीट में कि जितनी भी हीट दी जा रही है वो उसकी टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही है, ताकि उसकी मदद कर रही है क्या, स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करने में वो हीट जा रही है, दैट इज द लैटेंट हीट। तो इस केस में क्या हुआ, इसकी टेम्परेचर पूरे प्रोसेस में क्या है, कांस्टेंट है, और मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग है, स्लो प्रोसेस है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्विक प्रोसेस है, जो कि एकदम सडन से चुटकी में हो जाए, जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब, साइकिल ट्यूब या टायर ट्यूब। ये क्या है, तुरंत इसमें से प्रेशर रिलीज हो जा रहा है, तुरंत इसमें से इसकी वॉल्यूम जो है, अंदर एयर की जो वॉल्यूम है फटाक से खाली हो रही है, राइट। तो प्रेशर वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, तो ये क्विक प्रोसेस है, हम इसे कहेंगे क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, नाउ बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस की। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो, वहां पे हम क्या लिखेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट और वेरी नेग्लिजिबल और नेग्लिजिबल डिक्रीज इन वॉल्यूम। अगर बहुत ही नेग्लिजिबल डिक्रीज या इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस। बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है कि देखो, प्रोसेस इनिशियल स्टेट, देखो हम प्रोसेस को किस तरह से कर सकते हैं, एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है, राइट। तो अगर मैं मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करूं, तो इसकी इनिशियल स्टेट क्या है, आइस क्यूब। प्रोसेस मेल्टिंग होने के बाद वो उसकी फाइनल स्टेट क्या हो गई, वाटर हो गई, राइट। तो इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट आपको समझ में आया। अगर साइक्लिक प्रोसेस ये होता है कि इनिशियल स्टेट से वो प्रोसेस हुआ, कोई भी प्रोसेस हुआ, फिर वो फाइनल स्टेट को पहुंचा, फिर वापस से फाइनल से इनिशियल स्टेट को पहुंच गया। अगर इस तरह का कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसे हम कहेंगे क्या, साइक्लिक प्रोसेस। और अगर इस तरह का नहीं हो रहा है, देन उसे हम कहेंगे क्या, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, क्लियर हुआ। आइसोबारिक आइसोकोरिक का एग्जांपल मैं बता देता हूं। आइसोबारिक प्रोसेस वो है कि अगर हीटिंग ऑफ वाटर, अगर मैं वाटर के हीट कर रहा हूं, मेंटेनिंग अ कांस्टेंट या फिर मेंटेनिंग जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज नहीं हो रही हो, राइट। मतलब एट अ पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर अगर मैं वाटर को हीट कर रहा हूं, तो मैं उसे कह सकता हूं दिस इज जो प्रोसेस वो सिस्टम अंडरगो हो रही है, दैट इज द आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि जैसे कि आइस मेल्ट ही हो रहा हो, राइट, आइस मेल्ट हो रहा हो, लेकिन इसके वॉल्यूम में जो है वो वेरी नेग्लिजिबल अगर चेंज आती है, वैसे तो नेग्लिजिबल चेंज आती है, बट अगर मैं उसको हटा दूं, अगर उस नेग्लिजिबल चेंज को कंसीडर नहीं करूं, तो मैं क्या जानूंगा कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रह रही है। तो मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस वो मैं कह सकता हूं। ठीक है, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल में मैं सेम टाइप का एग्जांपल दिया, बट ऐसा नहीं है। आइसोथर्मल में क्या है, प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकता है,
प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकता है बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आइसोकोरिक। इसके अलावा एक आती है क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक एक वेरी स्लो प्रोसेस है, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। ठीक है, क्वासी स्टैटिक का मतलब यह है कि जितनी भी चेंजेस हो रही हो लेकिन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैं अगर उसे देखूंगा तो उसकी जो टेम्परेचर है वो हर जगह पे सेम मिलेगी, इसकी टेम्परेचर प्रेशर हर एक पॉइंट पे सेम मिलेगी उस सिस्टम पे। इंडिकेटर डायग्राम्स और पीवी डायग्राम्स ये क्या बताती है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन क्या है या फिर प्रेशर किस तरह से वॉल्यूम के साथ वेरी कर रही है जब कोई भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा हो। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसके जस्ट पहले जो हमने पढ़ा था आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड सो ऑन, राइट। ये सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब चल रही है तो प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह से एक दूसरे के साथ वेरी कर रहा है या फिर किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो जनरली हम वाई एक्सिस में लिखते हैं प्रेशर को और एक्स एक्सिस में हम ड्रॉ करते हैं वॉल्यूम के चेंज को। कोई भी अगर एक सिस्टम है जो कि सपोज ए P1 V1 से B P2 V2, ये A B क्या है? A है इसकी इनिशियल स्टेट, उस सिस्टम की इनिशियल स्टेट, एंड B है उस सिस्टम की फाइनल स्टेट, राइट। तो उस इनिशियल से फाइनल स्टेप में प्रेशर और वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस आए हैं या फिर प्रेशर और वॉल्यूम क्या चेंज हुआ है वो ए पीवी डायग्राम या फिर इंडिकेटर डायग्राम हमें बताता है। इसके बीच का जो स्टेट्स है वो क्या है? सिस्टम के इंटरमीडिएट स्टेप है, मतलब इनिशियल से फाइनल तक जाने के पहले जो भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं वो ये हमें कर्व हमें बताएगा। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए हम ये देख सकते हैं कि दिस इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम। कि आइसोबैरिक के केस में देखो ऐसा होता है। आइसोबैरिक क्या है? प्रेशर कांस्टेंट, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम भी बढ़ता रहेगा, सो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन हो गया अलोंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब वॉल्यूम के तरफ कोई चेंज नहीं है, सिर्फ प्रेशर के तरफ चेंज है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में पीवी डायग्राम या फिर इसकी स्लोप कैसे आ रही है। अच्छा, स्लोप की बात करें तो स्लोप हमें बताता है क्या है कि ग्राफ कैसे बनेगा या फिर ग्राफ किस तरह से बन रहा है। ओके, तो स्लोप अगर मैं बात करूं कि अगर स्लोप, तो इस पीवी ग्राफ में स्लोप क्या होगी? स्लोप मतलब tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो फॉर अ स्मॉल सेक्शन हम dp dv लिख सकते हैं स्लोप को, राइट। अगर देखो इस आइसोबैरिक केस में क्या है, स्लोप क्या है? इसकी स्लोप कुछ हो रही है, देखो यहां पे स्लोप क्या है? dy dx, तो इसकी स्लोप हो जा रही है 0, राइट, क्योंकि प्रेशर ही कांस्टेंट है। इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस केस में स्लोप की कोई मतलब ही नहीं होता है। बात करते हैं अगर आइसोथर्मल के केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में स्लोप किस तरह से वैरी करेगी या स्लोप क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा था कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होता था, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर जो है इस प्रोसेस में कांस्टेंट रह रहा है, सो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए? dp dv चाहिए, राइट। क्या चाहिए? dp dv। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा? pdv प्लस vdp, राइट। uv फॉर्म में है, ये डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इक्वल्स टू 0 आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो pdv हमें चाहिए क्या? dp dv, राइट। सो सिंपली अगर मैं vdp को लिखूं तो इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस p dv। ओके, नाउ dp dv इक्वल्स टू माइनस पी बाई वी। तो ठीक है, इस तरह का स्लोप आएगा माइनस पी बाई वी, यानी कि माइनस mx। m में क्या है? फ्रैक्शन है,
तो ये सिंपली किस तरह से वैरी कर रहा है, सिंपली ये ऐसे वैरी कर रहा हूं, राइट। ओके, 1/x का कर्व जैसा, 1/x का कर्व जैसा। ओके अब बात करते हैं अगर एडियाबेटिक प्रोसेस को देखें, एडियाबेटिक प्रोसेस को देखें तो हमें क्या पता है, PV⁴ गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखते हैं। तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अगर डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, P को कांस्टेंट रख के V का डिफरेंशिएशन यानी कि गामा V गामा -1, ठीक है, प्लस V⁴ गामा dP। ओके, यहां पे एक dV भी आएगा, इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। ओके अब देखो, अब इसको मैं थोड़ा और अरेंज करके लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये मुझे dP/dV चाहिए, तो dP/dV यानी dP/dV चाहिए, तो मैं सिंपली इसे लिख सकता हूं कि dP/dV, ठीक है। ये पूरे टर्म को उस तरफ ले गया, dP/dV, तो ये क्या हो जाएगा, P गामा V⁴ गामा -1 बाई V⁴ गामा। अब V⁴ गामा ऊपर गया तो यहां से कैंसिल आउट होगा, यानी कि गामा माइनस P गामा बाई V, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से देखो कि यहां से ये निकला क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप, ये निकला क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप। तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस का गामा टाइम्स हो रहा है ना, इसके जो स्लोप्स है वो गामा टाइम्स हो रहे हैं, किसके, आइसोथर्मल प्रोसेस के। आइसोथर्मल प्रोसेस का गामा टाइम स्लोप क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप होगा। तो इसीलिए ये गामा टाइम्स यानी कि और थोड़ा नीचे से जाएगा, राइट, और इन दोनों के बीच का जो स्लोप है वो क्या है, गामा टाइम्स है। ओके, तो जब हम देखें कि इसका एक्सपेंशन जब हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब हो रहा है, तो स्लोप कुछ इस तरह से आ रहा है, ये रहा आइसोथर्मल का और ये रहा एडियाबेटिक का। और अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब ऊपर की ओर, ये रहेगा एडियाबेटिक का, ये रहेगा आइसोथर्मल का। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल जितना होगा उसका गामा टाइम्स होगा एडियाबेटिक, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इससे रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में, नीट में उतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, राइट, लेकिन जेईई में पूछा जा सकता है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसके साइन कन्वेंशन के ऊपर। साइन कन्वेंशंस इन थर्मोडायनेमिक्स, पूरे की पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जो साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम किया गया हो, मतलब ये सिस्टम ने कुछ वर्क किया है खुद से, राइट, तो इसको हम समझेंगे क्या, पॉजिटिव में, राइट, वर्क बाय द सिस्टम, तो उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव, राइट। अगर सिस्टम के ऊपर कोई वर्क डन किया हो तो उसे हम लिखेंगे क्या, नेगेटिव। ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हम लिखेंगे क्या, एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे हम लिखेंगे पॉजिटिव में, और अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे हम लिखेंगे नेगेटिव में, राइट। तो इस तरह के कुछ साइन कन्वेंशंस है। हीट, अगर सिस्टम में हीट दिया जा रहा है तो हम इसे लिखेंगे क्या, हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम को लिखेंगे पॉजिटिव, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम को हम लिखेंगे, या फिर हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम को हम लिखेंगे नेगेटिव में, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब देखो, वैसे ही हम अब पढ़ेंगे क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होती है, प्रोसेस हो रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगी, राइट। वर्क डन हो रही है मतलब कुछ फोर्स तो है,
तो ये सब हम समझेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। तो उससे पहले हमने क्या किया, एक सिस्टम कंसीडर किया है। ये है, इस सिस्टम में ये क्या है, एक पिस्टन लगा है, राइट। मतलब यहाँ पे ये जो सिस्टम है और सराउंडिंग को अलग अलग कर दिया गया है, सच दैट कि दोनों, ये जो दोनों एंड है, दोनों वॉल्स है, यहां से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा हो, यहां से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, गैस है, ठीक है, गैस है। अब इसने कोई एक प्रोसेस किया, इस गैस को हमने क्या कंसीडर किया है, 1 ग्राम मोल ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ये हमने कंसीडर कर रखा है, आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, इसकी प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T, ठीक है। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस कर रही है और सच दैट इस प्रोसेस के बाद इसने इस पिस्टन को डेल्टा एक्स डिस्टेंस से ऊपर की ओर पुश किया, मतलब ये एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ये गैस क्या हुई, खुद ब खुद एक्सपैंड हुई, राइट। इस गैस ने क्या किया, एक्सपेंशन हुआ इस गैस का, कैसे भी हुआ वो उस पे हम नहीं जा रहे कि कैसे एक्सपेंशन हुआ, हम समझ रहे कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। इस गैस का एक्सपेंशन हुआ तो इसने क्या किया, ऑब्वियसली प्रेशर देगी तो ये ऊपर की ओर जाएगी, राइट। ये पिस्टन क्या है, ऊपर की ओर जाएगी। तो सपोज डेल्टा एक्स डिस्टेंस से या फिर डेल्टा एक्स से ये ऊपर की ओर गई, dx हम मानते हैं उसे dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ। तो इस केस में वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं, dw इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स क्या है, प्रेशर पर फोर्स क्या होती है, प्रेशर क्या होती है, देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो फोर्स क्या होगी, प्रेशर इनटू यूनिट एरिया, दैट इज A। तो यूनिट एरिया किसकी एरिया, ये पिस्टन की क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम मानते हैं A, ठीक है। सो प्रेशर इनटू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ये हमारा क्या आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, इसे हम लिख सकते हैं वर्क डन। अब एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम वॉल्यूम जानते हैं, तो P इक्वल्स टू dV, dW इक्वल्स टू PdV, ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन, क्या आ गया, वर्क डन। अब हम क्या जानते हैं, देखो गैस लॉ हमें क्या बताती है कि PV इक्वल्स टू होती है क्या, nRT, ये होती है। अब जहां पे n हमने कंसीडर किया है 1 मोल, तो सिंपली PV इक्वल्स टू RT हम लिख सकते हैं, राइट। PV इक्वल्स टू RT हम लिख सकते हैं, और बेसिकली ये क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म RT ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर के साथ इसका टेम्परेचर इसमें क्या होती है, कांस्टेंट रहती है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो सिंपली हम यहां से अगर मैं V को रिप्लेस करूं या फिर P को रिप्लेस करूं, तो P इक्वल्स टू मैं RT बाई V लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू RT बाई V। तो यहां पे dW इक्वल्स टू RT बाई V dV, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूं, राइट, इंटीग्रेशन करूं V1 से V2 तक, राइट, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और ये तो कांस्टेंट है, R क्या है, गैस कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, RT को हम बाहर लिख सकते हैं, और 1 बाई V1 से V2 dV हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। सो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हम कैसे लिख सकते हैं, RT log 1 बाई V का डिफरेंशिएशन log बाई CV, ठीक है, क्या हो जाएगा, V1 से V2। सो इसे हम सिंपली V2 माइनस V1 लिखेंगे, V2 माइनस V1 यानी कि V2 log V2 माइनस V1 को हम कैसे लिख सकते हैं, log V2 बाई V1। तो सिंपली यहां पे आ जाएगी RT इंटू
log base E V2 by V1, ठीक है, V2 by V1। ये आ गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको अगर मैं बेस 10 पे लिखूं, मतलब लॉग बेस ई को अगर मैं बेस 10 में चेंज करूं तो 2.3026 RT log बेस 10 V2 बाई V1, ये मैं लिख सकता हूं इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये वर्क डन होती है। ये वर्क डन देखो पॉजिटिव है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ने कितना वर्क डन किया है। समझ में आ गई बात। अब हम क्या जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस का केस। सो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1 वी कैन राइट। तो अगर मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूं यही वैल्यू, तो W आइसोथर्मल इक्वल्स टू 2.3026 RT log बेस 10 V2 बाई V1 के जगह पे क्या लिख सकता हूं, P1 बाई P2, P1 बाई P2। ओके, ये हो गई। इसको मैं log बेस E में भी लिख सकता हूं, log बेस E P1 बाई P2, और यहां पे क्या था, RT, ठीक है। अब देखो अगर म्यू नंबर और या फिर n नंबर ऑफ मोल्स अगर गैस रहे, यहां पे हमने 1 मोल ऑफ गैस लिया, n नंबर ऑफ मोल्स अगर गैस रहे तो यहीं पे क्या हो जाएगी, n हम लिख देंगे। तो जहां जहां RT है वहां वहां n हम पुट कर सकते हैं। फॉर n नंबर ऑफ गैस और फॉर n मोल ऑफ गैस हम कैसे लिख सकते हैं, WISO इक्वल्स टू nRT log E V2 बाई V1 या फिर P1 बाई P2, ठीक है। समझ में आ गया। दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस को हम कैसे समझेंगे, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन जहां पे हमने समझा था आइसोथर्मल प्रोसेस को, तो यहां पे भी इस तरह से वर्क डन लिखेंगे। बट एडियाबैटिक प्रोसेस में हम क्या लिखेंगे, हम कंसीडर करेंगे कंप्रेशन को। तो सपोज करते वही गैस रखी है जिसकी टेम्परेचर है T, प्रेशर है P, वॉल्यूम है V। अब क्या किया गया, वर्क डन किया गया कुछ इस तरह से कि ये गैस क्या हो गई, ये कंप्रेस हुई है। कंप्रेस होने से क्या हुआ कि ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ आ गई बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx, डिस्प्लेसमेंट से नीचे की ओर आ रही। तो अब जो वर्क डन हुआ है उसको हम समझेंगे। तो dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स यानी कि प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द पिस्टन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया, वर्क डन, ठीक है। अब देखो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज P dV। ये dV क्या है, इनफाइनाइट सिमली डिक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब बहुत ही स्मॉल डिक्रीज इन वॉल्यूम है ये dV। आइसोथर्मल केस में ये इंक्रीज इन वॉल्यूम था, ये जो V था ये इनफाइनाइट सिमली इंक्रीज इन वॉल्यूम, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम था, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक्सपेंशन हुआ था, एक्सपेंशन को कंसीडर किया था, यहां पे हमने कंप्रेशन को कंसीडर किया है, ठीक है। अब देखो dW इक्वल्स टू ये होती है। एडियाबैटिक के केस में हम क्या जानते थे कि P V टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो कोई भी एक कांस्टेंट हम अगर कंसीडर कर लेते हैं K, ठीक है। तो अगर देखो P को हम कैसे लिख सकते हैं, K V टू दी पावर गामा, इस तरह से हम लिख सकते हैं K V टू दी पावर गामा। अब यहां पे पुट करो, सो dW इक्वल्स टू K V टू दी पावर गामा dV, ठीक है। फिर से इंटीग्रेट किया जाए, कैसे करेंगे, V1 से V2 तक। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, K एक बाहर निकल जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, V टू दी पावर गामा माइनस 1 बाय गामा माइनस 1, ठीक है, बाय
गामा माइनस वन। ओके, ये इंटीग्रेशन में आता है ना, ये गामा का 1/गामा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस, ओके सॉरी माइनस गामा है ना, तो 1 माइनस गामा आएगा। ठीक है, देखो छोटा सा एरर हो गया था, क्या था एरर, देखो एरर ये हुआ था कि ये क्या हो रहा है, के वी टू दी पावर माइनस गामा डीवी, V1 से V2 तक, माइनस गामा का V टू दी पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन कैसे होगा, के V टू दी पावर माइनस प्लस वन गामा प्लस वन माइनस गामा प्लस वन, ठीक है, बाय माइनस गामा प्लस वन, ठीक है, और इसमें लग रहा है क्या, V1 से V2, सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, के V टू दी पावर 1 माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा V1 से V2, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन, यहां से हमें क्या मिल गया, W एडियाबेटिक, ठीक है। अब देखो के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं, राइट, के जगह पे RT लिख सकते हैं, बट ऐसे डायरेक्टली RT नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपली वही अगर राम कहानी लिखूं कि इसका इंटीग्रेशन आगे कैसे होगा, तो V के जगह पे हमने V2 माइनस V1 पुट करना है, राइट, V2 माइनस V1 पुट करना है, यानी कि V2 टू दी पावर 1 माइनस गामा के इंटू V2 टू दी पावर 1 माइनस गामा प्लस माइनस के इंटू V1 टू दी पावर 1 माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा, ऐसे करके लिखेंगे। फिर वही करेंगे कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, यानी कि P1 V1 टू दी पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू दी पावर गामा, इस तरह से हम लिखेंगे। तो ऐसे पूरा सॉल्व करके हमें जो मिलेगा एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन, वो क्या आ जाएगा, R बाई गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ठीक है, ये क्या आया, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, R बाय गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2, ठीक है, तो ये आ गया वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है तो क्या हो जाएगी, वर्क डन जो है वो मिलेगी क्या हमें, पॉजिटिव, ठीक है, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 अगर ऐसा होता है तो वर्क डन हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो जब T1 इज ग्रेटर देन T2 तब हम क्या देख रहे थे कि वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और वर्क डन नेगेटिव का क्या मतलब है, एडियाबेटिक कंप्रेशन या फिर कंप्रेस, जब गैस कंप्रेस्ड हो रही है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे तो हमें 3 और टर्म्स के ध्यान में रखना होगा, एक क्या है, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, ठीक है, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। तो अगर देखते हैं कि हीट तो हमें पता ही है कि क्या होती है, कि कितनी अमाउंट ऑफ उसमें एनर्जी हम डाल रहे हैं, हीट एनर्जी डाल रहे हैं, या फिर कितनी अमाउंट वहां से हीट एनर्जी निकल रही है, ठीक है। अब और बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या है, देखो हीट तो हम जानते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या है कि एक अगर सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे ढेरों सारे मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है, इनके बीच का जो एनर्जी है वही है इनके आपस में जो एनर्जी ये अटेन कर रही है, राइट, दैट टोटल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और भी मैं अच्छे से समझाता हूं कि देखो एक अगर मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पास क्या है, ये क्या कर सकती है, अगर एक सिस्टम में मैं रख दूं तो ये क्या चुपचाप रहेगी, गैस मॉलिक्यूल नहीं रहेगी, राइट, ये क्या करेगी, तुरंत मोशन करते रहेगी, कुछ ना कुछ मोशन करेगी, मतलब
वो मोशन किस पे डिपेंड करती है? इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस KTG में, ठीक है। तो देखो उस पे हम नहीं जाते कि कितने तरह का मोशन कर सकती है, ये हम समझ रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगी। मूवमेंट मतलब या तो ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकती है, रोटेशनल मोशन कर सकती है, या वाइब्रेशनल मोशन कर सकती है। वाइब्रेशनल मोशन मतलब एक मीन पोजीशन को फिक्स रख के उसके टू एंड फ्रो मोशन करने को कहते हैं क्या? वाइब्रेशनल मोशन। ओके तो एक मॉलिक्यूल इतना सारा मोशन कर सकती, तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो सारे का सम करे तो मुझे एक मॉलिक्यूल का कुछ एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, ठीक है। फिर जाके इसके मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के वजह से किस पोजीशन पे है, कहां पे है, इस वजह से एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा था कि वो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे लिखा जाता है कि अगर पोजीशन कहां पे है पोटेंशियल एनर्जी हम वैसे ही लिखते हैं। तो इसकी एक मॉलिक्यूल की एक काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वैसे ही इतने सारी मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक साथ में हम क्या कहेंगे? अगर सम करें सबका तो हम उसे कहेंगे क्या? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को लिखा जाता है U, एंड इट इज काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या हो सकते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, ठीक है, और क्या? वाइब्रेशनल। तो इसे हम लिखते हैं क्या? यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके यानी कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। और फिर आती है क्या? यूपी, उत्तर प्रदेश नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या किसकी होती है? ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं अगर आइडियल केस में कंसीडर करूं, आइडियल गैस के केस में, कि अगर गैस मेरा जो है वो हमने कंसीडर किया क्या? आइडियल गैस। आइडियल गैस में क्या होगी? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को नेग्लेक्ट करते हैं, ओके। तो इस वजह से कोई वर्क डन नहीं तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। तो यानी कि आइडियल गैस के केस में U इज इक्वल्स टू UK, एंड UK इज टोटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ये कौन सा केस है? आइडियल गैस का। रियल गैस में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसे हम नेग्लेक्ट नहीं करते, इसलिए जो टोटल एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी, दैट इज UK प्लस UP हम कह सकते हैं, ओके। UK प्लस UP, एंड दिस टोटल एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहां से हमें ये सीखने को मिलेगा, या फिर इतना हम दिमाग में रख सकते हैं कि आइडियल गैस के अगर मैं इंटरनल एनर्जी के साथ खेलना चाहूं, मतलब आइडियल गैस को, किसी सिस्टम में आइडियल गैस है उसके इंटरनल एनर्जी को मैं चेंज करना चाहूं, तो किसको चेंज कर सकता हूं? मैं टेम्परेचर को चेंज कर सकता हूं। टेम्परेचर को चेंज करने से इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएंगी, ओके। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जितना ये टफ आप समझते हो ना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उतना कुछ है ही नहीं इसमें। बहुत ही सिंपल सा लॉ है, मैं चुटकियों में आपको समझा दूंगा। देखो क्या होती है, पहले तो अगर मैं एक सिस्टम को कंसिडर करता हूं, फिर से वही पिस्टन वाली बात, ठीक है। देखो एक सिस्टम को मैं कंसिडर करता हूं एक एनक्लोज सरफेस में, सच दैट कि ये एनक्लोज्ड है, एक पिस्टन लगा हुआ है यहां पे, और इसके वॉल्स जो है
वो भी नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये हो जा रहा है कि इसको सराउंडिंग से कोई लेना देना इसका नहीं है, सिवाय एक जगह के, जो इसका नीचे का बेस है। ठीक है, और यहां पे क्या है, यहां पे है गैस, कोई भी एक क्या है, गैस है। और ये पिस्टन क्या है, ये भी फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, मतलब जो एनर्जी है इसके फ्रिक्शन में नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन लेस पिस्टन जो कि ऊपर नीचे मूव कर सकती है। अब हमने क्या किया कि अगर मैं नीचे इसे हीट करूं, ठीक है, इसकी नीचे मैं आग लगाता हूं, आग मतलब क्या, बर्नर लगाता हूं एक, ठीक है, इसको मैं अगर नीचे से हीट करूं तो हम क्या जानते हैं, कॉमन सेंस क्या कहता है कि इफ दिस सिस्टम इज हीटेड, तो पहले हम इतना कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग अ गैस, ideal gas enclosed in a system where the piston and the walls are non-conducting and the piston is movable such that frictionless movement is happening. ठीक है, इतना हमने समझ लिया। except this wall, ठीक है, इस वॉल को, ये नीचे की जो बेस है इसको छोड़ के बाकी सारा क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। ओके, नाउ अब देखो कि अगर हीट इस पे पड़ेगी, सपोज करते हैं कि डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुई है, हीट सप्लाइड, ठीक है, तो ये हीट क्या क्या करेगा, हीट से ये क्या हो सकती है। तो कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है, कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि ये पिस्टन गैस को अगर मैं हीट करूं तो वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी। अगर ये एक्सपैंड होना चाहेगी तो यहां पे कहां, कैसे एक्सपैंड हो सकती है कि क्यों, ये पिस्टन पे कुछ प्रेशर अप्लाई करेगी तो ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। तो पहला हम ये कर सकते हैं, या फिर ये हम कॉमन सेंस से लिख सकते हैं दैट पिस्टन मूव्स अप, ठीक है, पिस्टन जो है वो ऊपर की ओर मूव करेगी, थोड़ी सी भी dx मूव की, कुछ भी डिस्टेंस मूव की, बट पिस्टन्स विल मूव अप। दूसरा हम क्या देख सकते हैं कि जो भी गैस है, सपोज अगर टेम्परेचर T पे है, हीट पड़ने पे उसकी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगी। सो टेम्परेचर गैस इंक्रीजेस, ठीक है, ये दोनों हमने कॉमन सेंस से लिखा है कि ये हो सकता है, या फिर ऑब्जर्वेशन भी आप करोगे तो यही होगा। ठीक है, अब देखो पिस्टन अगर ऊपर मूव किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि गैस ने कुछ वर्क डन किया, गैस ने कुछ वर्क डन, सो दैट मीन्स वर्क इज डन बाय द गैस। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे जब भी थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क डन, हीट या फिर किसी भी वेरिएबल्स की बात करेंगे। वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, अभी इतना आप जान के रखो, फिर मैं बाद में बताता हूं। और टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज, तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करती है, हमने इससे पहले ही पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी पे। अगर आइडियल गैस है तो टेम्परेचर उसके इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, या फिर इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ रही है दैट मींस इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी, सॉरी इंक्रीज, नॉट डिक्रीज, इंक्रीज। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन से लिखूं तो मैं सिंपली लिख सकता हूं इफ डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज, अच्छा डेल क्यू लिखते हैं फॉर अ वेरी, सपोज करते हैं डेल क्यू है, ठीक है, डेल और डी में क्या अंतर है, देखो डेल, डेल्टा ये लिखते हैं, डेल क्यू, डेल और डी में ये अंतर है कि ये बहुत ही, डी जो है वो बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हीट के लिए हम लिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल डेल क्यू लिखते हैं, फिर अगले वाले स्टेप में मैं बताऊंगा। सो डेल क्यू इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, इसकी जो हीट एनर्जी है वो किस किस चीज में गई, वो एक वर्क डन किया, वर्क इज डन बाय द गैस, सो डेल डब्ल्यू, राइट, इतना वर्क डन किया, प्लस डेल यू अमाउंट से इंटरनल एनर्जी को
इंक्रीज किया फॉर वेरी इनफाइनाइट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू, हम इसे लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, एंड दिस इज द लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन। ठीक है, बस यही है। तो एक तरह से अगर देखा जाए थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, राइट? किसके बारे में? एनर्जी कंजर्वेशन के, कि जो हीट एनर्जी सप्लाई की गई है गैस में वो क्या कर रही है, वो इस गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है, साथ ही साथ ये गैस कुछ वर्क डन कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, वर्क डन बाय द गैस, इसे हम लिखते हैं पॉजिटिव। कुछ भी होगा फिजिक्स में, कुछ भी होगा जो सिस्टम कर रही है तो उसे हम लेंगे पॉजिटिव, जो सिस्टम के ऊपर हो रहा है उसे हम लेंगे क्या? नेगेटिव। सो वर्क डन बाय द गैस और बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। अभी आना देखना, आपको केमिस्ट्री में अर्पित सर अभी बताने वाले हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव होता है, बट वर्क डन ऑन द सिस्टम वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उनकी बात मत सुनना, मतलब सुनना, जब केमिस्ट्री पढ़ना तो उनकी बात सुनना, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना कन्वेंशन जो है वो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के केस में थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है। कैसा? कि वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में कंसीडर किया जाता है इज पॉजिटिव, एंड केमिस्ट्री में इसका ऑपोजिट हो जाता है, जो कि आपको अर्पित सर बताएंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा पॉजिटिव। तो ठीक है, अभी हम तक यही समझेंगे। साइन कन्वेंशन में पहले भी बताया था कि अगर गैस कुछ वर्क कर रहा है मतलब पॉजिटिव है, या फिर सिस्टम कुछ वर्क कर रही है मतलब पॉजिटिव है, सिस्टम पे कुछ वर्क हो रहा है, सिस्टम के खिलाफ कुछ वर्क हो रहा है तो वो नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यही था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, साइन कन्वेंशन को एक बार मैं फिर से बता देता हूं। साइन कन्वेंशन से पहले मैं अगर थर्मोडायनामिक्स का मैं सिग्निफिकेंस देखूं तो क्या होगी थर्मोडायनामिक्स का सिग्निफिकेंस, आई मीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सिग्निफिकेंस ये क्या बता रही है कि वर्क डन जो है वो क्या हो रही है? डी यू, सॉरी, dw। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। ओके, अब देखो क्या होगी कि इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर किसी मशीन से, किसी सिस्टम से, कोई भी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से अगर मैं कुछ उससे वर्क करवाना चाहता हूं तो वो खुद ब खुद वर्क नहीं करेगी। उस वर्क डन, वो मैं चाह रहा हूं कि एक सिस्टम है, कोई मशीन है, कोई मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, वो एक वर्क करे, राइट, कुछ वर्क डन करे, उसके लिए मुझे उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके वो वर्क कर पाएगी। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये हर केस में वैलिड होता है। ठीक है, तो ये थी इसकी सिग्निफिकेंस। ओके, नाउ एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये क्या है? ये एक रीस्टेटमेंट है, एक नए तरह का स्टेटमेंट है, लेकिन बताता क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही बताता है। ठीक है, अच्छा, साइन कन्वेंशन की अगर बात करें फिजिक्स के केस में, देखो अर्पित सर अलग बताएंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द गैस, इसे हम लेंगे क्या? पॉजिटिव। ठीक है, बाय द गैस को क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो उसे हम लेंगे क्या? पॉजिटिव। अगर कंप्रेस्ड हो रही है तो उसे हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस, तो इसे हम लेंगे क्या? नेगेटिव। ओके, और क्या हो सकती है? अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम लेंगे पॉजिटिव। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसे हम लेंगे नेगेटिव। तो दीज आर द सिंपल कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस, जो कि यूज होता है सिर्फ फिजिक्स में। ठीक है,
इसे ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में अलग हो जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में इसका क्या एप्लीकेशन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन राइट डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस dw। हम ये जो एप्लीकेशन देख रहे हैं इसमें हम हर एक प्रोसेस में हम ये चेक करेंगे कि इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजेस आ रही है। तो अगर मैं देखूं कि इंटरनल एनर्जी पे dq, इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की तरफ देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बट आइसो नॉट ओनली इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बट इन ऑल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है किस पे, टेम्परेचर पे। अगर आइडियल गैस है तो ठीक है, यहां पे आइडियल गैस ही कंसीडर किया हुआ है। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो रही है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी यानी कि डी में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो भी हम हीट डालेंगे डी क्यू वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो आइसोथर्मल केस में डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक सिस्टम आइसोथर्मली अगर इसका एक्सपेंशन हो रहा है तो ये कुछ वर्क डन करेगी और वो वर्क डन डायरेक्टली रिलेटेड होगा किसके, हीट के, हीट एनर्जी के, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट के। ओके, अगर ये किस केस में हुआ, अगर एक्सपैंड कर रही है तो, अगर आइसोथर्मली ये कंप्रेस हो रही है तो डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट ये रिजेक्ट करेगी अपने आप से, मतलब इट विल रिलीज डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब हुआ तो इसने वर्क डन किया। ये कौन सा केस हो सकता है, ये हो सकता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब देखो आइसोथर्मल जो कंप्रेशन होगा, अगर ये गैस आइसोथर्मली कंप्रेस हो रही है तो क्या होगी, इसका उल्टा होगा, मतलब डी डब्ल्यू वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम पे कुछ वर्क डन किया जाएगा, साथ ही साथ इट विल रिजेक्ट डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूं कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है या फिर इसका एप्लीकेशन क्या होगा, एडियाबेटिक केसेस में हम क्या जानते हैं कि डी क्यू जो है वो जीरो होता है। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस यही होता है कि वहां पे हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं किया जाता है। मैंने फर्स्ट जीरोथ लॉ में ही बताया था कि एडियाबेटिक वॉल और डायथर्मिक वॉल क्या के बारे में। तो जो एडियाबेटिक वॉल थी वो क्या कर रही थी, हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं करती थी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं है, इसलिए जो चेंज इन हीट है डी क्यू ये पहुंच ही नहीं पाएगा, दैट मीन्स डी क्यू इक्वल्स टू जीरो। अब अगर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ देखा जाए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा जाए तो क्या हो रही है, डी क्यू तो जीरो हो गया, ये क्या हो रही है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डी यू। ये हो रही है एडियाबेटिक केसेस में। यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि वर्क डन जो हो रहा है वो तो पॉजिटिव है बट इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी कि नेगेटिव हो रही है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। आइसो वॉल्यूमिक और आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के एक्सपैंड हो रहा है, right, if a gas is expanding, ideal gas is expanding maintaining the volume at constant। okay, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हमें क्या पता है, वर्क डन जो होती है dw वो क्या होती है, pdv होती है। ये हमने पढ़ा था, राइट, प्रेशर इनटू, ये फर्स्ट पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क डन क्या होगी, ये pdv होती है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv जो है वो जीरो हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv इसका डिफरेंशिएशन, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज जीरो। तो वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। तो इसका मतलब जो हीट फर्स्ट लॉ के, अगर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो रही है, डी यू प्लस जीरो, यानी कि डी क्यू इक्वल्स टू डी यू। तो अगर कोई गैस वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के एक्सपैंड हो रहा हो तो उसमें जो हीट दी जाएगी डी क्यू वो पूरी की पूरी जाएगी कहां पे, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। दैट मींस डी क्यू इज टोटली बीन अब्सॉर्ब बाय द इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी को ये बढ़ाएगी। ठीक है, बात करते हैं अगर प्रोसेस होती है मेल्टिंग की। मेल्टिंग में क्या होता है,
देखो मेल्टिंग, जब एक आइस मेल्ट होके क्या होती है, वाटर होती है, तो उसमें हम क्या जानते हैं कि जब उसमें अगर मेल्टिंग का प्रोसेस चल रहा है तो जो हीट है वो उसके लैटेंट हीट में जाएगी, मतलब उसके स्टेट को चेंज करने में वो हीट काम करेगी, ना कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी। ठीक है, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, उस केस में हम जो dq लेते हैं दैट इज ml। सो m क्या है, मास ऑफ लिक्विड, और L क्या है, लैटेंट हीट, ये हम जानते हैं। ठीक है, और मेल्टिंग के प्रोसेस में और एक कौन सी चीज होती है कि वो स्टेट चेंज हो रहा होता है, तो उस केस में जो वॉल्यूम का चेंज है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब वॉल्यूम के चेंज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो इसका मतलब dw अगर देखूं दैट इज इक्वल्स टू pdv, ये क्या हो जाएगी, फिर से जीरो, बिकॉज वाई, सिंस वॉल्यूम चेंज इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम चेंज जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, वर्क डन भी हो गया क्या, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अगर मैं लिखूं, अकॉर्डिंग टू अगर मैं फर्स्ट लॉ लिखूं तो क्या हो जाएगी, dq दैट इज इक्वल्स टू ml इक्वल्स टू du प्लस dw जो कि है जीरो। तो सिंपली हम लिख सकते हैं ml इक्वल्स टू du। तो मतलब इसकी जो एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी, वो किसके बराबर होगी, मास इनटू लैटेंट हीट के बराबर होगी। ठीक है, ये हमें किससे पता चला, मेल्टिंग प्रोसेस से। बॉइलिंग प्रोसेस का अगर कंसीडर किया जाए कि बॉइलिंग प्रोसेस में क्या हो रही है, तो फिर वही आप जानते हो कि बॉइलिंग में जो है वो हीट फिर से किसको चेंज कर रही है, स्टेट को चेंज कर रही है। बट यहां पे क्या वर्क डन को हम जीरो कंसीडर कर सकते, बॉइलिंग के केस में क्या ऐसा होता है, देखो बॉइलिंग मतलब क्या, लिक्विड अपने स्टेट से चेंज करके गैस में जा रही है, मतलब गैस में अगर चेंज हो रही है तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होता है। मतलब अगर मैं V1 को कंसीडर करूं वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर एट सम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट मैं लिखता हूं, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, तो बॉइलिंग जब स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट होने से पहले ये V1 है, स्टार्ट होने के बाद जब स्टीम में कन्वर्ट होने लग रही है तब उसकी V2 वॉल्यूम है, स्टीम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्टीम ये हम लिख सकते। तो इस केस में क्या होगा कि जो वर्क डन होगी दैट इज इक्वल्स टू PdV, इसे हम लिख सकते हैं PV2 माइनस V1, राइट। यहां पे कौन सी वॉल्यूम है, सिर्फ स्टीम की वॉल्यूम नहीं है, स्टीम प्लस जो लिक्विड बची है उन दोनों की वॉल्यूम मिला के V2 है, जो कि कुछ ना कुछ ज्यादा है V1 से। ओके, अब ये हम लिख सकते हैं dw इक्वल्स टू PV2 माइनस V1। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फिर से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ml इक्वल्स टू du प्लस dw के जगह पे PV2 माइनस PV1। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। ओके, समझ में आ रही है बात। अब देखो इसको थोड़ा और सजा के अगर मैं du को लिखूं तो du क्या हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, du इक्वल्स टू ml माइनस प्लस PV1 माइनस V2। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। ओके, समझ में आ गई बात। यहां पे एक बात और रहती है कि ये P क्या है, ये P है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम हमने नोट किया है ना, ये इसी सेम प्रेशर पे है, मतलब प्रेशर सेम है लेकिन वॉल्यूम वेरी कर रही है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक और एप्लीकेशन आता है मेयर्स फॉर्मूला को डिराइव करना। मेयर्स फॉर्मूला यानी कि रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर,
Cp एंड Cv जो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के बीच के रिलेशन को जो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू हम R बोलते हैं ना, वो रिलेशन हम यहां से डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, देखो कंसीडर एन आइडियल गैस, कितना आइडियल गैस, 1 ग्राम मोल ऑफ आइडियल गैस हमने कंसीडर किया है। ठीक है, फिर से वही इंसुलेटेड सिस्टम में हमने रखा है, नीचे से हीट किया है जैसे कि पिछले केसेस में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं। अब क्या किया हमने, इस आइडियल गैस को 2 बार हीट करेंगे, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हीट करेंगे, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रख के हीट करेंगे। किस तरह से, कि जो टेम्परेचर चेंज है उसको हम सेम रखेंगे। तो पहले लिखते हैं लेट द gas is heated to a small temperature range dt, ठीक है, keeping the volume constant। वॉल्यूम को हमने क्या किया, कांस्टेंट रखा। तो एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हीट किए तो क्या मिलेगा हमें, जो dq मिलेगा, अगर हीट करूंगा तो dq जो होगी वो किसके बराबर होगी, mcvdt, राइट। mcvdt हम पढ़ते आ रहे हैं, mcvdt मतलब कि जो मास क्या है यहाँ पे 1 ग्राम मोल, तो उसको नहीं लिखेंगे तो सिंपली cvdt। ये कहां से आया, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस में। ओके, सो dq इक्वल्स टू cvdt, ये हो गया। dw क्या होगा, वर्क डन, दैट इज p dv। ठीक है, अब dv तो क्या हमने रखा है, dv को हमने कांस्टेंट रखा है, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि dw हो जाएगी 0, मतलब चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0। अब अकॉर्डिंग टू अगर फर्स्ट लॉ देखा जाए तो dq इक्वल्स टू क्या हो रही है, du प्लस 0। तो dq की जगह पे हम लिखेंगे cvdt इक्वल्स टू du। ठीक है, और इसे मानते हैं इक्वेशन 1। अब अगर इसी सेम गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर हम हीट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एक बार हम हीट करते हैं, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट किया, एक बार कांस्टेंट प्रेशर में हीट किया जाए एट द सेम टेम्परेचर रेंज dt तक, मतलब इसकी टेम्परेचर को जो इंक्रीज कर रहे हैं ना वो dt ही हो रही है दोनों ही केस में, dt। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, cp dt। ठीक है, और इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, dw इक्वल्स टू p dv। ठीक है, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है इसलिए ऐसे ही रहेगा। अब इक्वेशन और 1 और 2 से हम क्या देख सकते हैं, यहां से इक्वेशन 2 तो मैं निकाला नहीं हूं, अभी देखो यहां से हम निकालेंगे क्या, इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ स्टार मतलब यहां से खत्म किया, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, dq यानी कि cp dt इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, du डैश प्लस dw डैश। अच्छा, यहां पे dq जो होगी cp dt, ये तो इक्वल नहीं है ना, तो dq डैश dw डैश हम मानते हैं। ठीक है, du डैश एंड dw डैश ये हम कंसीडर किए। अब देखो cp dt क्या हो गई, इक्वल्स टू du डैश प्लस p dv। ये हमें समझ आया। अब अगर देखो एक कंसेप्चुअल बात यहां पे ये आती है कि अगर टेम्परेचर रेंज या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर जो dt है, दोनों ही केस में कांस्टेंट रखे हम, मतलब कांस्टेंट नहीं, मतलब जो सेम टेम्परेचर रेंज है ना, यहां पे भी dt इंक्रीज हो रही है, यहां पे भी dt इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम को भी जब रख रहे हैं तो टेम्परेचर हम dt बढ़ा रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे भी रख रहे हैं तो टेम्परेचर को हम dt बढ़ा रहे हैं। तो अगर दोनों ही केस में टेम्परेचर रेंज जो है वो सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, इफ dt इज सेम, इसका मतलब du इक्वल्स टू du डैश, ये तो होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड्स, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन
टेम्परेचर इन केस ऑफ आइडियल गैस। ओके, तो अब du डैश के जगह पे हम du की जो पहले वैल्यू निकाले थे CVDT उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इक्वेशन 2 और इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि CPDT इक्वल्स टू du डैश के जगह पे du लिखेंगे, यानी कि CVDT प्लस PdV, ये आ गया हमारे पास। अब देखो CP माइनस CVDT लिख देते हैं सिंपली, CP माइनस CVDT इक्वल्स टू PdV। ठीक है, CP माइनस CVDT इक्वल्स टू PdV। अब देखो इस इक्वेशन से कंटिन्यू करते हैं कि CP माइनस CVDT इक्वल्स टू PdV। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ ये हम जानते हैं दैट इज PV इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। nRT होती है, n के जगह पे 1 है तो PV इक्वल्स टू RT हो गया, तो PdV इक्वल्स टू RDT। ठीक है, तो इस PdV के जगह पे हम RDT से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां पे क्या मिलेगा CP माइनस CVDT इक्वल्स टू RDT। So RDT will cancel out and we will get CP minus CV equals to R। ये हमारा रिलेशन आ गया और इसे ही हम कहते हैं क्या, मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गई बात। CP माइनस CV, ये भी था एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। CP माइनस CV इक्वल्स टू R वाली रिलेशन भी यहां से आ गई है। ठीक है, अब देखो CP माइनस CV अगर यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस नहीं होता तो क्या ये रिलेशन चेंज होता? सोच के बताओ। अगर 1 मोल ऑफ गैस नहीं होता तो यहाँ पे हम N लिखते हैं NCVDT और यहाँ पे भी हम N लिखते हैं NCPDT। ठीक है, अब देखो NCPDT NCVDT यहाँ पे हमने N लिख दिया। ठीक है, तो हर तरफ में भी, दोनों तरफ में भी N अगर लिखेंगे तो भी ये यहाँ पे भी PV इक्वल्स टू RT के जगह पे हमें N लिखना पड़ेगा, तो दोनों ही इक्वेशन में N आएगा, दोनों तरफ में N आएगा, तो N विल कैंसिल आउट। मतलब अगर N मोल ऑफ गैस भी रहा, इफ N मोल्स आर देयर, N मोल्स को भी अगर कंसिडर करेंगे तो भी इक्वेशन क्या है, सेम आएगा। इक्वेशन विल बी सेम, मतलब CP के जगह पे यहाँ पे N लिखना पड़ता, CV के जगह पे N लिखना पड़ता और PV इक्वल्स टू NRT, तो यहाँ पे भी N लिखना पड़ता, तो दोनों तरफ N को कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर सकते, तो N मोल्स के लिए भी क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन आएगा। ठीक है, अगर इसको हम मॉलिक्यूलर मास के केस में लिखे तो CP बाई M माइनस CV बाई M, M क्या है, मॉलिक्यूलर मास, इक्वल्स टू कैपिटल R बाई M ऐसे लिख सकते हैं, जिसे हम स्मॉल CP लिखते हैं माइनस स्मॉल CV इक्वल्स टू स्मॉल R। ठीक है, ये CP बाई M, CV बाई M को हमने स्मॉल CP एंड स्मॉल CV लिखा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट खत्म होता है थर्मोडायनेमिक्स का, जहां पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ और उसके फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन को समझा है। आगे आपसे मिलेंगे थर्ड पार्ट में ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। तब तक लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।